लेक्चर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे फिनॉल का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। फिनॉल के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहली बात जो हमें ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब पॉजिटिव पार्ट का बेंजीन रिंग पर जाकर अटैक करना। ये फिनॉल है तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वो इस बेंजीन रिंग पर अटैक करता है और इसके एच को रिप्लेस करके वो पार्ट जाकर जुड़ता है। और इससे पहले मैंने ईथर की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डाला है, उस पार्ट को ज़रूर देखिएगा तो आपको रिएक्शन बहुत ईजी लगेंगी। वही चीज़ यहाँ पर रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, बेंजीन की अपेक्षा जो बेंजीन है C6H6 उसकी अपेक्षा फिनॉल में जो आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं ये इजीली होती हैं, रेडिली होती हैं, जल्दी से हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये OH इस बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देता है, इंक्रीज़ कर देता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ होने से जो भी इलेक्ट्रोफाइल है वो इजीली आकर अटैक करता है और इजीली हमें बेंजीन की अपेक्षा जल्दी से इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होना प्राप्त होती हैं। अब ये जो आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, क्योंकि हमने फिनॉल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखी है, फिनॉल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन या तो यहाँ पर है या तो पैरा स्थिति में, या तो ऑर्थो में है या कहाँ है, पैरा पोजीशन पर है। इसलिए जो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा वो ऑर्थो या पैरा पर ही होगा। ये दो बातें ध्यान रखनी है। बेंजीन की अपेक्षा फिनॉल में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजीली होता है और दूसरी बात, या तो वो ऑर्थो पर होगा या पैरा पर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमें यहीं पर ज़्यादा मिलती है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ये क्लियर हो जाता है। अब देखिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहली रिएक्शन जो हम कर रहे हैं वो है हैलोजिनेशन, हैलोजनीकरण। हैलोजिनेशन में मैं आपको ब्रोमीन की रिएक्शन सिखाऊंगी। अब फिनॉल दो तरह से हैलोजिनेशन करता है। एक, सबसे पहला, यदि आपका ये ब्रोमीन किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हुआ है, अध्रुवीय विलायक जैसे कार्बन डाइसल्फाइड है, क्लोरोफॉर्म है, मीथेन है, यदि इनमें आपका ब्रोमीन डिज़ोल्व हुआ है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहली बात तो ब्रोमीन दो भागों में डिवाइड होगा। ये शेयरिंग का पेयर, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र होंगे तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव वाला आपका क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। ये H को निकालेगा और ये जाकर जुड़ेगा। क्लियर है? तो हमने फिनॉल लिया, फिनॉल में हमने Br2 की रिएक्शन कराई, किसके, नॉन पोलर सॉल्वेंट अध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में। तो हमें क्या मिलेगा, OH तो वैसा ही रहेगा, या तो Br यहाँ भी ऑर्थो पर भी, और Br कहाँ जुड़ सकता है, पैरा पर भी जुड़ सकता है। तो ऑर्थो और पैरा पर आपके Br जुड़ता है। इसमें से जो पैरा वाला आपका प्रोडक्ट है ये मेजर प्रोडक्ट होता है। ये कैसा होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है। और यहाँ पर साथ ही क्या निकल जाते हैं, 2HBr। ये कब होगा, जब आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट है। नॉन पोलर सॉल्वेंट या अध्रुवीय विलायक होने पर हमें या तो ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूएंट मिलते हैं। लेकिन यदि हमने इसी बेंजीन की, इसी फिनॉल पर ब्रोमीन की रिएक्शन कराई है और ब्रोमीन की रिएक्शन में हमने पोलर सॉल्वेंट ब्रोमीन वाटर लिया है, यहाँ पर हमने क्या लिया है, ब्रोमीन वाटर लिया है, तो ब्रोमीन वैसे ही दो भागों में टूटेगा लेकिन रिएक्शन बढ़ जाएगी और केवल ऑर्थो या पैरा पर ना होकर 2, 4, 6, देखिए ये आपका जिस कार्बन पर OH है वो पहला होगा, ये 2, 3, 4, 5, 6, तो 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल आपको क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो पोलर सॉल्वेंट लेने पर 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल प्राप्त होता है, 3 HBr निकल जाएंगे। और यदि हमने नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया है तो ऑर्थो और पैरा, ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल और पैरा ब्रोमोफिनॉल हमें प्राप्त होंगे, जिसमें पैरा ब्रोमोफिनॉल मेजर प्रोडक्ट होगा। तो ये था आपका हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन आपको याद रखना है कि दो स्थितियों में होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट और पोलर सॉल्वेंट। अब दूसरी रिएक्शन जो आपको मैं समझाने जा रही हूँ हैलोजिनेशन की, उस दूसरी रिएक्शन में आता है नाइट्रेशन। सेकंड कौन सी है, नाइट्रेशन। तो इसका नाइट्रेशन भी बेहद इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझिएगा। नाइट्रेशन इन फिनॉल। तो नाइट्रेशन देखिए, यदि हमने इसमें भी डाइल्यूट HNO3 लिया है और टेम्परेचर रखा है 293 केल्विन, तो नाइट्रेशन होगा। नाइट्रेशन होने पर जैसे नाइट्रिक अम्ल है HONO2, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव पार्ट जाकर अटैक, ये वाला जाकर H को निकालेगा, ये NO2 वहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल के रूप में अटैक करेगा और आपको ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल प्राप्त होंगे।
ऑर्थो पर NO2 और ये पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब ये जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल हैं, ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल में ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल को हम स्टीम डिस्टिलेशन द्वारा, इन दोनों का हमें मिश्रण मिल रहा था, मिक्सचर ऑफ ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल मिल रहा था, इन दोनों को हम स्टीम डिस्टिलेशन द्वारा इस सेपरेट कर सकते हैं, वाष्पीय आसवन द्वारा। स्टीम डिस्टिलेशन से हम इसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। देखिए इसमें जो ऑर्थो वाला है, ऑर्थो बनाऊं तो ये आपका O है, ये H है, ये आपका N आया, डबल बॉन्ड O, इन दोनों के बीच में इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इस इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये वोलेटाइल होता है और गर्म करने पर, स्टीम डिस्टिलेशन करने पर, वाष्पीय आसवन करने पर ये वाष्प में, वेपर्स में चेंज हो जाता है। जबकि यदि हम पैरा नाइट्रोफिनॉल को देखें तो ये स्ट्रक्चर आपकी पैरा नाइट्रोफिनॉल है। ये पैरा नाइट्रोफिनॉल अपने ही मॉलिक्यूल से इंटरमॉलिक्यूलर, जब दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन, ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा, तो इसे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और ये स्टीम डिस्टिलेशन द्वारा वोलेटाइल नहीं होता। तो पैरा आइसोमर वोलेटाइल नहीं है और जो ऑर्थो वाला है वो वोलेटाइल है। तो इन दोनों का जो मिक्सचर हमें मिलेगा उसे हम सेपरेट आसानी से कर सकते हैं। इसमें ऑर्थो वाला मेन प्रोडक्ट रहेगा और पैरा वाला जो है आपका थोड़ी कम मात्रा में प्राप्त होगा। तो ये था डाइल्यूट HNO3 द्वारा। इसमें टेम्परेचर कितना 293 केल्विन। फिनॉल लिया, फिनॉल पर नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन करवाई, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है, ऑर्थो पर NO2, क्योंकि ये दो भागों में टूटेगा। मैं पहले बोल रही हूँ, बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन वाला मेरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। OH का काम इस H को निकालना होता है और NO2 जाकर जुड़ता है। तो और इसमें जो ऑर्थो और पैरा है, इसमें ऑर्थो मेन प्रोडक्ट रहेगा और ऑर्थो और पैरा के मिश्रण को, जो मिक्सचर हमें मिला है, उसे हम स्टीम डिस्टिलेशन, वाष्पीय आसवन द्वारा पृथक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण ये वेपराइज्ड हो जाता है और ये वोलेटाइल नहीं होता। अब इसमें जो है ऑर्थो, इसमें यदि एक इस रीज़न ये भी बोला जाए तो इसी के कारण इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट आइसो वाला जो है, सॉरी आपका आर्थो जो नाइट्रोफिनॉल है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। किसके कंपेयर में? पैरा आइसोमर के कंपेयर में बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, क्योंकि इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये भी एक रीज़न पूछ लिया जाए कि ऑर्थो और पैरा में किसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है और क्यों, तो इंट्रामॉलिक्यूलर के कारण ऑर्थो का जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का, वो क्या हो जाता है, लेस हो जाता है और पैरा का हाई हो जाता है। अब देखिए इस रिएक्शन में जब हम ये रिएक्शन करवाते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो बहुत कम मात्रा में मिलता है, मतलब जो यील्ड होती है प्रोडक्ट की वो वेरी लो होती है। तो इसलिए इस रिएक्शन को इस तरह से ना करवा कर क्या किया जाता है, फिनॉल लिया जाता है। फिनॉल पर पहले नाइट्रस अम्ल की रिएक्शन करवाई जाती है। अब नाइट्रस अम्ल आप जानते हैं ये लैब में नहीं मिलता, इसे तुरंत बनाना पड़ता है। तो इसे बनाने के लिए हम NaNO2 और HCl का यूज़ करते हैं और यहाँ पर टेम्परेचर 280 केल्विन के आसपास रखा जाता है। तो ये फिनॉल लिया, फिनॉल पर यहाँ पर उपलब्धि क्या है, बहुत कम है। तो लेस यील्ड होने के कारण यदि हमें उसकी उपलब्धि को बढ़ाना हो कि हमें नाइट्रोफिनॉल ज़्यादा मात्रा में मिले, तो इसके लिए हम उसको क्या करते हैं, पहले नाइट्रस अम्ल से रिएक्ट कराते हैं। अब नाइट्रस अम्ल से रिएक्ट होगा तो जाहिर सी बात है NO जुड़ेगा, H तो बाहर निकलेगा। ये NO कहलाता है पैरा नाइट्रोसोफिनॉल, पैरा नाइट्रोसोफिनॉल। इस पैरा नाइट्रोसोफिनॉल को अब हम HNO3 से ऑक्सीडाइज करवा देते हैं। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की भांति काम करता है। ऑक्सीडाइज कराने पर केवल आपका ये NO किस में बदल जाता है, NO2 में, और हमें पैरा नाइट्रोफिनॉल प्राप्त हो जाते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसमें देखिए मेनली आपसे जो पेपर में पूछा जाएगा वो कैसे पूछा जाएगा, क्या होगा जब फिनॉल का नाइट्रेशन किया जाएगा डाइल्यूट HNO3 द्वारा। तो डाइल्यूट HNO3 द्वारा नाइट्रेशन करने पर हमें ऑर्थो और पैरा मिलेंगे, जिसमें ऑर्थो अधिक मात्रा में और पैरा की मात्रा कम होगी। इन दोनों को स्टीम डिस्टिलेशन द्वारा सेपरेट किया जा सकता है। क्यों? तो उसका रीज़न आप ये देंगे, एक का बॉइलिंग पॉइंट हाई है, एक का कम, क्यों? तो उसका रीज़न आपको मैंने क्लियर कर दिया है। उपलब्ध ये क्वेश्चन रेयरली आपसे पूछा जाएगा कि यदि हमें अधिक मात्रा में उसे प्राप्त करना है तो क्या करें, लेकिन हमें पता होना चाहिए। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए, यदि मैं फिनॉल लूँ और फिनॉल को कंसंट्रेटेड HNO3 से रिएक्ट करवाऊँ
तो रिएक्शन तो वैसी ही होगी, ये आपका HNO3 OH और NO2 में टूटेगा, OH पर नेगेटिव, NO2 पर पॉजिटिव, तो NO2 हमारा इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा और ये किसकी प्रेजेंस में होगी, कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। नाइट्रेशन मिक्सचर कहलाते हैं ये दोनों। इस स्थिति में रिएक्शन होने पर OH कंसनट्रेटेड है तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी 2 पर, 4 पर और 6 पर, तीनों पर NO2 आएंगे, तो इसे हम 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल कहेंगे। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल का कॉमन नेम होता है पिक्रिक एसिड। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। फिनॉल से पिक्रिक एसिड कैसे प्राप्त करेंगे, तो व्हेन फिनॉल रिएक्टेड विथ कंसनट्रेटेड HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4, तब हमें क्या मिलता है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल मिलता है, जिसे पिक्रिक एसिड कहते हैं। अब इससे भी यदि हमने ये डायरेक्ट रिएक्शन की है, आपको लिखनी रिएक्शन यही है जब वो पिक्रिक एसिड पूछते हैं, लेकिन इससे भी जब हम पिक्रिक एसिड को बनाते हैं तो जो पिक्रिक एसिड की मात्रा होती है, जो लिब्धि होती है, वो बहुत कम होती है, बहुत लो होती है। तो यदि हम इसे अधिक मात्रा में प्राप्त करना चाहते हैं कि फिनॉल से हम पिक्रिक एसिड बनाएं और वो हमें अधिक मात्रा में प्राप्त हो, तो सबसे पहले इसे कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं 373 केल्विन पर, और इसे किस में बदल लेते हैं, सल्फोनिक एसिड के डेरिवेटिव में। H2SO4 HO और SO3H में टूटकर रिएक्ट होगा, ये H को निकालेगा, ये जाकर जुड़ेगा। बार बार मैं कह रही हूँ कि ईथर की इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन सीखिएगा, उसमें मैंने ये बहुत अच्छे से आपको समझाया है। और इसी तरह 2 प्रोडक्ट मिलेंगे हमें, है ना, एक ऑर्थो पर और दूसरा कहाँ मिलेगा, पैरा पर। अब इन दोनों को जब हम HNO3 कंसनट्रेटेड HNO3 से रिएक्ट करा देंगे, तो कंसनट्रेटेड HNO3 से रिएक्ट करवाने पर ये किस में बदल जाएंगे, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो ये था आपका नाइट्रेशन। पहला हमने देखा था हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन 2 स्थितियों में होता है, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया है तो ऑर्थोब्रोमो या पैराब्रोमोफिनॉल मिलेंगे, जिसमें पैराब्रोमो आपका मेजर प्रोडक्ट रहेगा। यदि हमें ब्रोमीन वाटर, मतलब जो आपका सॉल्वेंट है वो कैसा है, पोलर है, तो रिएक्शन की रेट बढ़ेगी और हमें 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल प्राप्त होगा। इसी तरह नाइट्रेशन, तो नाइट्रेशन में यदि डाइल्यूट HNO3 293 केल्विन पर लिया है तो हमें ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल या पैरानाइट्रोफिनॉल प्राप्त होगा। इसमें ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें जो मात्रा है उपलब्धि की वो बहुत कम होती है, उसे बढ़ाना हो तो हम HNO2 से HONO से, है ना, नाइट्रस अम्ल से पहले उसे रिएक्ट करा के नाइट्रोसोफिनॉल प्राप्त करते हैं, जिसको HNO3 से रिएक्ट करा के फिर किस में बदल देते हैं, पैरानाइट्रोफिनॉल में। फिर यदि हमने HNO3 फिनॉल को कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में इसे रिएक्ट कराया है तो हमें 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल प्राप्त होता है, जिसे हम पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। इसमें भी यील्ड बहुत लो होती है। ये एक आपकी NCERT का क्वेश्चन भी है कि यदि ये रिएक्शन करवाई जाए, आप NCERT जब आप रीड करेंगे तो आपको वहाँ पर दिया हुआ है कि ऐसा करेंगे तो उसकी रिएक्शन बताइए। तो फिनॉल कंसनट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट होकर पहले सल्फोनिक डेरिवेटिव्स बनाता है। ये रिएक्शन 373 केल्विन पर होती है। सल्फोनिक में ऑर्थो और पैरा दोनों बनेंगे। ये दोनों ही HNO3 कंसनट्रेटेड HNO3 से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनाते हैं। अब इसमें अगली यदि हम देखें तो इसमें अगली रिएक्शन है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या होगा, तो जैसा आप जानते हैं सल्फोनेशन में सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन करवाएंगे हम। तो सल्फोनेशन देखिए, सल्फोनेशन में हम इसे कंसनट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट कराएंगे, फिनॉल लिया, ठीक वैसी ही रिएक्शन होगी जो आप यहाँ पर पढ़ चुके हैं, है ना। तो यहाँ पर H2SO4 से रिएक्ट कराओगे कंसनट्रेटेड कितने डिग्री सेल्सियस पर, 15 डिग्री सेल्सियस पर। जब आपकी रिएक्शन होगी तो OH ऑर्थो प्रोडक्ट आपको पहले मिलेगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी सल्फोनिक एसिड, है ना, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड इसका नाम है। इसे यदि हमने 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट कर दिया हायर टेम्परेचर पर, तो हायर टेम्परेचर पर ऑर्थो ना मिलकर हमें कौन सा प्रोडक्ट मिल जाएगा, पैरा वाला प्रोडक्ट मिलेगा, तो SO3H में चेंज हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये था आपका सल्फोनेशन। इसके बाद इसी में यदि इलेक्ट्रोफिलिक में हम देखें तो एक रिएक्शन हमें और देखनी है, वो कहलाती है फिडलक्राफ्ट रिएक्शन। ये बेहद इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, इन सबको ध्यान से करिएगा। ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आज समझाया जा रहा है, इस पर क्वेश्चंस आते ही हैं। अब फिडलक्राफ्ट रिएक्शन क्या होती है, तो ये आप सभी पढ़ चुके हैं। फिडलक्राफ्ट रिएक्शन क्या है, तो फिनॉल एल्किल हैलाइड से
एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है। फिर वही होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, ये H को रिमूव करेगा, ऑर्थो और पैरा पर आपके क्या होंगे, जाकर जुड़ेंगे। तो ऑर्थो पर जुड़ा तो CH3 यहाँ जुड़ेगा, है ना। CH3 कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पर, तो इसे बोलते हैं। और देखिए जब भी आपका यहाँ जुड़ा है ये तो ऑर्थोक्रिसॉल, और यदि मेथिल ग्रुप पैरा पोजीशन पर जुड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पैराक्रिसॉल। अब ये जो AlCl3 होता है, ये AlCl3 जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है, इससे क्योंकि ये इससे रिएक्ट करता है, इसलिए इसकी प्रेजेंस में यदि हमें ज़्यादा मात्रा में चाहिए तो इसकी प्रेजेंस में ना कराकर, लेकिन यदि आपसे फीडर क्राफ्ट पूछी जाएगी तो आप उसमें एनहाइड्रस AlCl3 ही लिखेंगे, है ना। यदि हमें उसकी उपलब्धि जो हमारे प्रोडक्ट हैं ये ज़्यादा मात्रा में चाहिए तो रिएक्शन तो यही करवाएंगे, लेकिन उसे किसकी प्रेजेंस में करा देंगे, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में करवा देंगे। तो HCl बाहर निकलेगा, OH CH3 प्लस आपका फिनॉल और ऊपर CH3। और इन रिएक्शंस को सीखने से पहले एक बार फिर मैं कह रही हूँ, आप लोग ईथर की इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस जो मैंने आप वहाँ पर डाली हैं, मेरे वीडियोस हैं उसमें, उनको उसका लिंक ज़रूर देखिएगा, तो आपको ये रिएक्शन बिल्कुल ईजी लगेंगी और इजीली आप इनको कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अभी फिनॉल की और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में बहुत सी रिएक्शंस बची हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊँगी। और आपको यदि ये वीडियो समझ में आया हो, जो भी समझाया गया है वो मैटर समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक लाइक मेरी हिम्मत बढ़ाएगा ताकि मैं वीडियोज़ और आगे बनाती रहूँ।